हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आप लोगों से अपने यूट्यूब चैनल पर मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और कितने ज़रूरी है और इसे कैसे प्रमोट किया जाए। हालांकि इसमें मेरी एक ऐड करना है कि एजुकेशन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। लेकिन अच्छा इंसान बनने के अलावा और दुनिया में तरक्की करने के लिए एजुकेशन के अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हम इसमें बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि एजुकेशन बढ़ाने के लिए जो गरीब बच्चे हैं, अमीर हैं, सभी लोगों में अमीर तो कर ही लेते हैं हम ना। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम कभी कभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन यानी उसकी बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो तो ज़रूरी है ही। उससे पहले जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी का मतलब है नर्सरी से 8th क्लास तक और सेकेंडरी का मतलब है 9th से 12th क्लास तक। हर गांव में यानी जहाँ भी बच्चे अवेलेबल हैं उनके विदिन 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की एक सब्सटेंशियल परसेंटेज है तो वहाँ पर आप सबको एफर्ट्स करने होंगे कि वहाँ प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करें। उसके चूँकि बच्चा 5-6 किलोमीटर नहीं जा सकता और सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते जो ट्रांसपोर्ट है, तो इट शुड बी अवेलेबल एट द डोर स्टेप। उसके बाद ज़रूरत है सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी 9 to 12th। उसमें हर ज़िले में कम से कम एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी सेकेंडरी स्कूल, ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम्स के बारे में, उन्हें एस्टेब्लिश करना चाहिए। और बेहतर यह है कि वो रेजिडेंशियल भी हो, चूँकि लोगों पे बहुत सौ के पास पैसा तो है खर्च करने के लिए एजुकेशन पर, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ एनवायरनमेंट नहीं दे पाते बच्चों को। तो अगर आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ देंगे और बच्चों की अच्छी केयर करेंगे और वहीं उनका स्कूल होगा रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी, तो उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे हमारी आने वाली जनरेशन। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है यानी एस्टेब्लिशिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। उसके बाद आइए कि प्राइमरी स्कूल तो जैसे मैंने कहा कि हर गांव में होना चाहिए, ऐसे सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, हालांकि मार्क्स तो बढ़ रहे हैं आजकल, 95%, 90%, 98%, कुछ सब्जेक्ट में 100%, जो कि मुमकिन नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूल्स का इस वक्त प्रेशर है वो यह ध्यान है वो इसकी तरफ है कि हमारे बच्चों के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हमें उधर ध्यान उतना ना दें, ध्यान इस तरफ देना कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट कैसे की जाए एंड दैट नॉलेज आल्सो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसे प्रोवाइड की जाए। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि बाय एंड लार्ज बच्चे 90%, 80% को तो समझते हैं कि कोई ख़ास नंबर ही नहीं। जैसे कि हम लोगों की जो टाइम में था, टोटल रिजल्ट ही यूपी बोर्ड में 20% रहता था और किसी क्लास में 1 या 2 फर्स्ट क्लास होती थी। अगर 50 हैं बच्चे क्लास में,
5-7 की सेकंड क्लास, बाकी थर्ड, और रिजल्ट नॉट मोर देन 20%। तो ऐसा भी नहीं, हालांकि अब यूपी बोर्ड में भी वो चेंज आई है कि वहाँ भी आप 99% मार्क्स आ रहे हैं। यूपी बोर्ड की तालीम सबसे अच्छी तालीम मानी जाती थी। तो आपको इस तरफ बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब अगेन सवाल आता है कि जो स्कूल एस्टेब्लिश कर रहे हैं ये कम्युनिटी बेस्ड होने चाहिए या प्राइवेट। उसमें अगेन दीजिए बिग प्रॉब्लम कि अगर प्राइवेट करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल का है, वो अपने विम्स के ऊपर उसे चलाता है, और बाय एंड लार्ज जो इन लोगों का स्कूल चलाने का मकसद होता है वो दैट इज लाइक ए इंडस्ट्री, हाउ टू अर्न मनी, पैसा बनाने का। उनका ध्यान क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर कम्युनिटी बेस्ड करते हैं तो उसमें मुश्किल ये आती है कि वहाँ मैनेजमेंट जो भी होता है, चूँकि एक सोसाइटी के थ्रू चल रहा है, इलेक्शंस होते हैं, तो उनका इस पर ध्यान नहीं है कि एजुकेशन अच्छी दें, बल्कि यह है कि कौन मैनेजर बने, किसे हम अपने आदमी को प्रिंसिपल बनाएं। हर जो मैनेजमेंट का आदमी वो चाहता है मैं अपने टीचर्स अपनी पसंद के लाऊं, कॉम्पिटेंट हो या ना हो, उन्हें यहाँ से तनख्वाह मिलेगी। तो वहाँ वो दूसरी प्रॉब्लम है। तो सिस्टम दोनों ही अच्छे हैं। प्राइवेट जो है अगर वो ये सोचे कि खिदमत भी है कौम की, और एजुकेशन बच्चों को देना, इससे बड़ी समझिए खिदमत कोई हो नहीं सकती। और उसी तरह से जो पब्लिक यानी कम्युनिटी स्कूल्स हैं, जो सब कम्युनिटी मीन्स यहाँ वो नहीं है, बल्कि जो लोग मिलकर के चलाते हैं सोसाइटीज़ के थ्रू, उसमें भी ये अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई बहुत फेयरली इलेक्शन हो, जो भी मैनेजर बने या जो भी है, और टीचर्स की क्वालिटीज़ या प्रिंसिपल की क्वालिटी के ऊपर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना हो। साथ साथ अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो टीचर्स की सैलरी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। आमतौर से ये देखा है कि आजकल गलियों के अंदर 2-2 कमरों के अंदर स्कूल चल रहे हैं। आज तनख्वाह क्या देना है टीचर को? 5,000 6,000, 2-2.5 हज़ार उनका ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है, बाकी चाय पीने पे हो जाता है। लेकिन वो जो वहाँ पढ़ाते या पढ़ाती है वो ये सोचते हैं कि घर पे बैठने से क्या फ़ायदा है, कुछ ना कुछ तो मिला, लेकिन इससे एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हम अपने को धोखा दे रहे हैं। तो मेरी जो अपनी सोच है कि स्कूल्स में मिनिमम सैलरी टीचर की 20,000 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, एंड इट मे गो टू 50,000 और इवन 1 लाख। कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं। देखिए पैसे की यूँ कमी नहीं कि जो लोग 99% स्कूल्स के बच्चे आजकल कोचिंग में जाते हैं, और कोचिंग का जो ईयरली फीस है वो 50,000 से 1.5 और 2 लाख पर एनम है। तो जब वहाँ दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे पाएंगे? दूसरी चीज़, अगर गरीब बच्चे हैं, आप उन्हें मदद करना चाहते हैं, तो एक स्कूल का ट्रस्ट होना चाहिए जिसमें लोग डोनेट करें और वो पैसा रहे, और जो ज़रूरतमंद बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं, फीस के पैसे नहीं, तो उसे उस ट्रस्ट से पैसा दे दिया जाए जिससे कि उसकी पढ़ाई पैसे की वजह से ना रुके। लेकिन सैलरीज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ टीचर्स पे नहीं होना चाहिए। और जब क्वालिटी ऑफ टीचर अच्छी होगी तो क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाएगी। तो सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट एनफ। मैं आपको एग्जांपल दूँ, इट मे बी वेरी बिटर। लोग समझते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया तो वो सब हमारे बच्चे जाने क्या हो जाएंगे। मैं जहाँ रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल, मेरा एक गार्ड यानी गेट कीपर, ही वॉज MA फ्रॉम AMU, लेकिन वो एज ए 4th ग्रेड एम्प्लॉई अपॉइंट हुआ और 4th ग्रेड पर रिटायर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सब जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही टॉप पर जाते हैं, बहुत अच्छे भी हैं और उसमें बहुत बुरे भी, जो कुछ टोटल फेलियर हैं ज़िंदगी में। तो इसलिए एफर्ट्स पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को सही
तालीम वो क्लास जाता है या नहीं जाता, टीचर से भी फीडबैक ले और उनके साथ कोऑपरेट करे जो बच्चे मेहनत करें। अब आइए दूसरी तरफ कि जो देखने में आ रहा है, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है हमारे, उस चीज़ को आपको रिजेक्ट करना है और उस चीज़ पर नहीं आना है। जो गवर्नमेंट एडेड जहाँ तनख्वाह यानी सैलरी जो आती है वो गवर्नमेंट फंड से आ रही है, वहाँ जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 20-20, 30-30 लाख रुपए लेकर के टीचर अपॉइंट करते हैं। कहिए तो नाम भी ले दिए जाएंगे। और जब 20-30 लाख रुपए लेकर के आप टीचर अपॉइंट करेंगे तो उसकी क्वालिटी का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और वो बाद में क्या पढ़ाएगा इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो एजुकेशन में बहुत ऑनेस्टली एक नोबल प्रोफेशन कहलाता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बात नहीं रही। अब आइए दूसरी तरफ, स्कूल्स का कॉलेज जो इंटर कॉलेजेज हैं या सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ ये हो गया है कि बच्चे दाखिला करा दीजिए, बाय एंड लार्ज उनमें पढ़ाई बहुत नहीं हो रही है आजकल, इसमें कुछ करना होगा। वो सिर्फ एनकरेज करते हैं कि कोचिंग सेंटर जाइए, और उन्हीं में से कुछ टीचर कोचिंग सेंटर पे होते हैं जहाँ 1-1.5 लाख रुपया वो देता है, और वो अपने सब बच्चे अपने पेरेंट्स से भी कहते हैं कि बगैर कोचिंग के हम पास नहीं हो पाएंगे, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो शाहीन एकेडमी है बेंगलोर में, जिसके कदीर साहब उसके करता धरता है, और कदीर साहब एक तरह से मॉडर्न ज़माने के सर सैयद हैं। जितनी बड़ी खिदमत वो एजुकेशन की फील्ड में कर रहे हैं, शायद ही इस ज़माने में कोई और उनके बराबर हो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उन्हें कन्वोकेशन पे बुला करके ऑनर भी किया था, और वो वाइल्डली ही ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, और वो फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं, और उनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देना है। देखिए वो क्या करते हैं। मेरी उनसे बात हुई, बहुत करीबी हुई, बैठ कर के हुई, कि एक तो अगर कोई भी बच्चा अपनी गाड़ी से आता है या मोटरसाइकिल या कार से, तो वो उसका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। चूँकि वो कहते हैं कि जब वो कार से या मोटरसाइकिल से आएगा तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, और कुछ बच्चे उसके चारों तरफ घेर लेंगे उसे, और वो पढ़ने काबिल नहीं। स्कूल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए बड़े छोटे में। लिहाजा उनका कहना है कि या तो वो हमारी ट्रांसपोर्ट से आए या उनके पेरेंट्स छोड़ करके जाए, देन इट इज़ ओके। सेकेंडली जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि कोई भी बच्चा उनका कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेगा तो उसका वो एडमिशन कैंसिल करते हैं। वो हर क्लास में 2 कैटेगरी होती है, एक एक्सेलेंस जो बच्चे बहुत ही अच्छा का परफॉर्म कर रहे हैं, एक वीकर। तो वो जो वीकर बच्चे होते हैं उनकी कोचिंग का इंतज़ाम वो स्कूल के अंदर ही करते हैं, और वो कामयाब है। अब देखिए कोचिंग का मैं आपसे बता दूं, बहरहाल प्रोफेसर रहा हूँ या लेक्चर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट भी रहा हूँ, बच्चा भी था, और गांव से आया हूँ पढ़ करके। होता क्या है कि सुबह 8 बजे से बच्चे का स्कूल 2 बजे तक होता है। वो घर पर सुबह 6:30 या 7 बजे उठता है, तैयार होता है, नाश्ता करता है, उसके बाद 8 बजे स्कूल पहुंचता है। वहाँ पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन 2 बजे तक उसे रहना होता है। 2 बजे छुट्टी हुई तो 2:30-3 तक वो घर पहुंचा, खाना वाना खाया, नहाया, उसे तकरीबन 3:30 बज जाते हैं। 1-1.5 घंटा उसे मिलता है मुश्किल से। 5 बजे से उसकी कोचिंग होती है शुरू, और वो कोचिंग सेंटर चला जाता है। कोचिंग चलती है फिर रात के 8-9 बजे तक, उसके बाद वो घर आता है। तो आप ये बताइए उसे सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलेगा। देखिए अगर एक लेक्चर एक बच्चा अटेंड करता है एक दिन में, तो उसे रिवाइज करने में मिनिमम 2 घंटा चाहिए उसे घर पर, तभी कुछ चीज़ उसके जहन में रहती है, उसे याद होता है कि आज ये पढ़ा है। और अगर वो उसे रिवाइज ना करे घर पर आकर के, तो वो जहन में एक चीज़ भी उसकी बचती नहीं है। तो जब वो 8 से 2 बजे यानी 6 घंटा तो स्कूल में रहा, 2-3 घंटे उसके आने जाने में लगे, फिर 5-4 घंटे वो कोचिंग में रहा, तो वही द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी।
आदमी बच्चा सीखता है कि उसे पढ़ता है, फिर लिख करके प्रैक्टिस करता है, तब उसे याद होता है। उसका टाइम तो उसे मिलता नहीं। और पेरेंट्स इस पर खुश रहते हैं कि हमने तो कोचिंग सेंटर अटेंड करा दिया। देखिए कोचिंग का भी है, हो ये रहा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल में आते हैं कोचिंग, तो एक तरह तो अगर कोचिंग सेंटर में 1000 बच्चे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 आते हैं, 950 नहीं आते। वो 50 ऐसे होते हैं कि अगर ना भी कोचिंग में जाते तब भी वो आते, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर होता क्या है कि कोचिंग वाले अखबारों में उनके नाम और फ़ोटो छापते हैं कि देखिए हमारे यहाँ से 50 बच्चों का नीट में हुआ है या 10 बच्चों का जेईई में हुआ, वो सब होता है। उधर वो स्कूल्स भी जहाँ उन्होंने एडमिशन ले रखा था वो भी उसका क्रेडिट लेते हैं, वो भी अखबारों में छपवाते हैं कि हमारे यहाँ की ये परफॉर्मेंस है, इतने बच्चे नीट में आए, इतने आपके जेईई में। तो यानी एक ही बच्चे का 4-4 जगह ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ़ायदा उठाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो इसका मकसद ये है, पब्लिसिटी है मकसद, बच्चों को अटैक करके दाखिला है, पैसा कमाना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं, कोई अखबार में छापने की ज़रूरत नहीं, खुद बच्चे आएंगे आपके यहाँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोचिंग जो होनी चाहिए, ना कि रेगुलर कोचिंग। हाँ, ये ज़रूर करिए कि आप वही स्कूल वाले करेंगे कि हर सब्जेक्ट का एक टीचर शाम को 2-2, 3-3 घंटे के लिए आप एंगेज करिए। और अगर रेगुलर टीचर को 20,000 दे रहे हैं तो उन्हें 3 घंटे के 10,000 दीजिए, 15 दीजिए। और बच्चों से ये कहिए कि आप अपनी सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसकी जो 5-6 दिन की डिफ़िकल्टीज होती है एक पेज पे लिखते रहिए, और एक दिन फ़ोन करके आइए, और उन टीचर जो वो अवेलेबल हैं स्कूल में जिनका एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और उसका एक्स्ट्रा उन्हें पैसा दिया जाएगा। वो फ्री नहीं पढ़वाई, फ्री कोई नहीं पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाए? तो उनका भी फ़ायदा होगा, उन्हें भी अगर 20,000 तनख्वाह तो 10,000 ही मिले तो 30 हो गए। अब बच्चों का भी फ़ायदा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए 500 या 700 रुपये महीना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 10 महीने में 5,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा देना होगा, ना कि 1 लाख 1.5 लाख आप कोचिंग में दें। तो कोचिंग वाले भी अगर चाहें तो वो भी यही कर सकते हैं कि आप वो टीचर्स रखिए, एंड जस्ट टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो घर पर वो तैयारी करते हैं, जो वो पढ़ते हैं, जो एक पेज पर वो 3 या 4 दिन पढ़ के हर सब्जेक्ट की अलग अलग अपनी प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टीज है नोट करें और उन्हें जाके क्लैरिफाई वहाँ करें। तो ये मेरा एक सजेशन है इस बारे में, एजुकेशन के बारे में। अब आइए थोड़ी सी बात आगे और करें कि नो डाउट जो जैसे शुरू में कहा कि किसी कौम या मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन इज मस्ट, लेकिन जो हमारे यहाँ हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हाल ये है कि अगर 10 टीचर्स की जगह है तो वहाँ 2 टीचर काम कर रहे हैं। 30 टीचर का अगर 30 बच्चों का क्लास हो तो 100 बच्चे एक क्लास में हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग जाते ही नहीं। गवर्नमेंट ने ही अपने ऊपर से जिम्मेदारी छोड़ ही दी कि उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूल में क्या है, कुछ तो बहुत हाई लेवल के हैं, अच्छे हैं, नो डाउट, सब एक ख़राब नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज दे हैव बिकम द मनी अर्निंग, एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया है। पैसा कमाना मकसद है, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना उनका मकसद नहीं। अब आइए आगे, अगर किसी कम्युनिटी को या किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो उसे हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। उन्हें हाईली एजुकेटेड भी, डॉक्टर भी चाहिए, मैनेजमेंट के लोग भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, अकाउंट्स में भी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब तरह के लोग चाहिए। लेकिन ये ना भूलिए कि उन्हें अच्छे पॉलिटिशियन भी चाहिए, क्योंकि ये यही पॉलिटिशियन है जो आपकी किस्मत तय करता है। क्यों? वो बैठ कर के पार्लियामेंट या असेंबली में तय करता है आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे आप ट्रेवल करेंगे, कैसे आप घर में रहेंगे। वो सारी जो पॉलिसीज़ हैं, यानी आपकी ज़िंदगी एक तरह से इन पॉलिटिशियंस के हाथ में है। तो हो क्या रहा कुछ के जहन में कि पॉलिटिक्स इज़ वेरी बैड थिंग। अगर बुरी है तो और सत्यानाश आपका हो जाएगा।
बुरी तो है इस वक्त, क्योंकि अच्छे लोग नहीं जाते, लेकिन ये ज़रूरी है कि अच्छे से अच्छे लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। और वैसे कम्युनिटी का भी जहाँ तक मामला है, मैं इसे बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ आप एजुकेशन या कहीं से भी 50 साल में अचीव करते हैं, अगर आप गवर्नेंस का हिस्सेदार हैं, आपकी भागीदारी है, तो वो चीज़ 50 का बजाय 10 साल में अचीव करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यादव को 50 साल से पहले हिंदुस्तान में कोई जानता भी नहीं था कि यादव भी कोई कम्युनिटी है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2 यादव आए, एक लालू प्रसाद, एक मुलायम सिंह। उन्होंने ओबीसी का भी सबका किया, मुसलमानों का भी फ़ायदा किया, लेकिन अपनी कम्युनिटी का उन्होंने बहुत फ़ायदा किया। और आज यादव की पहचान हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में है। तो वो जो उनका एम्पावरमेंट हुआ है, वो एजुकेशन से तो हुआ, लेकिन वो जो पावर थी, पॉलिटिकल पावर उनका, उससे उसे और बढ़ोतरी मिली। उसी तरह से बिजनेस में भी आपका होना ज़रूरी है। तो ये ना समझिए कि सिर्फ एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। एजुकेशन इज नो डाउट मस्ट, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आपको लेके चलने पड़ेगी। तीसरी चीज़, हम लोगों के ज़्यादातर जोर क्या है, हर जगह बातें होती है कि आईएएस में कितने लोग आए। देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, 30, 40, 50 आईएएस अगर आ जाते हैं साल में, तो उससे कम्युनिटी की तरक्की नहीं होती। मुल्क में 25 करोड़ मुसलमान हैं, 145 करोड़ की आबादी है, तो क्या वो 30 या 35? दूसरी चीज़, वो जो आपके कम्युनिटी के आईएएस आईपीएस जो भी आते हैं, उनकी मजबूरी भी है, वो एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। वो इंडिपेंडेंटली ना कोई डिसीजन ले सकते, ना काम कर सकते। दे आर गाइडेड बाय द पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन मीन जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जाहिल हैं, लेकिन बट दे डायरेक्ट द आईएएस आईपीएस। उन्हें डायरेक्टिव देते हैं और वो उनके पैर छूते हैं। तो इसलिए आईएएस आईपीएस की तो सोचिए, बिल्कुल सोचिए, सोचना चाहिए। डॉक्टर बनने की भी सोचिए, इंजीनियर की भी सोचिए, मैनेजमेंट की भी सोचिए, लेकिन साथ साथ लोअर लेवल पर जो एंट्री है आपकी, तहसीलदार है, कानून गो है, पटवारी है, अकाउंटेंट है, पुलिस में कांस्टेबल है, इसमें हज़ारों लाखों की भर्ती होती है, रेलवेज है। तो उस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ आप आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इसकी ना सोचिए, और चीज़ें भी सोचिए, तभी कौम तरक्की करेगी, आप तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। दूसरी चीज़, एजुकेशन का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनना। तो साथ साथ जहाँ तक आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ तरबियत भी ज़रूरी है। यानी बच्चों को बताया जाए कि कैसे समाज में बिहेव करना, बड़ों के साथ क्या बर्ताव हो, छोटे के साथ क्या बर्ताव हो, भाई बहन के साथ क्या हो, रिश्तेदारों के साथ हो। चूँकि अगर आप कितने भी हाईली एजुकेटेड हों, आप अच्छे इंसान ना हो तो सब बेकार है, सब ख़त्म हो जाएगा। तो यही मुझे कहना है। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आपके वोट काटे जा रहे हैं SIR के थ्रू, परिसीमन हो रहा है, उसमें इधर का हिस्सा उधर, उधर का उधर। कांग्रेस ने भी 50 साल यही किया कि जहाँ से देखते हैं कि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, यहाँ निकल सकता है, उसे 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 जगह जोड़ दिया, जिससे आप ना जीते। तो बीजेपी तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी परिसीमन में यही किया है, ऐसी कोई नई बात नहीं है ये। तो इन सब में आप सोच समझ करके पॉलिटिकल डिसीजंस भी लें, क्योंकि पॉलिटिक्स के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स के नाम पर आप अपने क्रिमिनल्स या करप्ट लोगों को प्रमोट ना करें। किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर अच्छा इंसान है उसे प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। यही मुझे कहना, बहुत बहुत शुक्रिया।